हम लोग अपनी पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पार्लियामेंट चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है मनी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है, इसको देखते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मनी बिल को है ना हम लोग सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। मनी बिल को ओनली इन लोकसभा, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर। क्या ये सही है? ये भी सही है। जो मनी बिल है इसको सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, और ऐसे बिल जिसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक बिल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पब्लिक बिल बोलते हैं इसको। ये भी सही है, मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। ये क्या सही है? ये भी सही है। राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज तक ही मनी बिल को अपने पास रख सकता है, उसके बाद इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे अप्रूव करके चाहे कुछ रिकमेंडेशन देके। और ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है और एक रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करता है या कि नहीं राज्यसभा द्वारा, ठीक है। तो राज्यसभा के पास अगर लोकसभा से इंट्रोड्यूस होकर राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा के को 14 डेज के अंदर इसको रिटर्न करके लोकसभा को देना है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं। इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इसको अप्रूव कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता है मनी बिल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, सही है। इसका क्या हो जाएगा? सारा स्टेटमेंट सही है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो डी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या था? मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल कैन बी ए पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। अभी बताए थे पब्लिक बिल कौन सा होगा? पब्लिक बिल जिसको मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और प्राइवेट बिल कौन सा होगा? प्राइवेट बिल वो होगा जो नॉन मिनिस्टर्स एमपी इंट्रोड्यूस करेंगे ना। अब क्या ये लोकसभा है फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है? एमपी हैं बैठे हुए, इसमें से कुछ मिनिस्टर्स होंगे, सारे एमपी तो मिनिस्टर नहीं होते हैं, और कुछ जो है नॉन मिनिस्टर्स एमपी है, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है। तो मिनिस्टर अगर कोई बिल ला रहा है तो उसको हम लोग पब्लिक बिल बोलेंगे। अगर नॉन मिनिस्टर कोई बिल ला रहा है, ऐसे एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, तो उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे। तो बोल रहा है ऑर्डिनरी बिल कैन बी ए पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, मतलब ऑर्डिनरी बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल को चाहे मिनिस्टर्स ला सकते हैं, चाहे ऐसे एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो भी ला सकते हैं, ठीक है। ये सही है, ये बात सही है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा। ये बात भी सही है। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी। पहले इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में हो सकता है, ठीक है, लोकसभा में भी चाहे राज्यसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्या ये सही है? ये गलत है। यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रख सकता है राज्यसभा, ठीक है, 6 मंथ होगा, यहाँ 3 मंथ नहीं। तो 1 और 2 सही है। पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2 एंड 3 बी सही है, सॉरी 1 एंड 2 डी हो जाएगा। 1 एंड 2 आर करेक्ट, तीसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? मनी बिल आर्टिकल 110 मनी बिल के आर्टिकल 110 में है, ये सही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, ये सही है, ये भी सही है। ये क्या है? बजट को ही बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल। कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बजट टर्म नहीं यूज किया गया है, ठीक है, बजट टर्म यूज नहीं किया गया है। फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117 ये भी सही है। फाइनेंशियल बिल 2 117 ये सही है, ये गलत है। ये इसका जो आर्टिकल है 1173 है, ठीक है, फाइनेंशियल बिल 2 का। तो पूछ रहा था नॉट करेक्टली मैच, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ और आर्टिकल आप लोग याद रख लीजिए। 109 आर्टिकल में क्या, ये यूपीएससी में पूछा हुआ, इसमें है
स्पेशल प्रोसीड्योर रिगार्डिंग मनी बिल, ठीक है। मनी बिल में क्या क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना है वो दिया गया है आर्टिकल 109 में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल याद रखिए, 102 में क्या लिखा गया, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। डिस्क्वालिफिकेशन का किस में बात किया गया, आर्टिकल 102 में, ठीक है। 109 में स्पेशल प्रोसीड्योर रिगार्डिंग मनी बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which of the following cases the joint sitting can be summoned by president। इसमें से पूछ रहा है किस किस केस में ज्वाइंट सिटिंग, पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब क्या हुआ, लोकसभा प्लस राज्यसभा एक साथ बैठेगा। ऐसा कब होता है, जब डेडलॉक हो जाता है किसी बिल पे, लोकसभा पास कर दिया लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा है, तो डेडलॉक हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। पूछ रहा है इसमें से किस किस बिल पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल पे बुलाया जा सकता है, सही बात है। मनी बिल पे नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 पे बुलाया जा सकता है, फाइनेंशियल बिल 2 पे भी बुलाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, ठीक है, डी हो जाएगा। मनी बिल पे डेडलॉक नहीं होता, मनी बिल पे क्या लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है, ठीक है। राज्यसभा सिर्फ उसको रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिक्वायर्ड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ बिल क्या होता है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है किस किस बिल में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, तो ऑर्डिनरी बिल में चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। मनी बिल में चाहिए, मनी बिल में चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल बिल 1, इसमें चाहिए, हाँ इसमें भी चाहिए। और फोर्थ है फाइनेंशियल बिल 2, इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें रिकमेंडेशन स्टेज पे नहीं, कंसिडरेशन स्टेज पे चाहिए, ठीक है, जो बिल को कंसीडर किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3, डी, ठीक है। ओनली 2 एंड 3 हो जाएगा। पूछ रहा था प्रायर रिकमेंडेशन क्या प्रेसिडेंट का किस किस बिल में चाहिए, मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फाइनेंशियल बिल 1 है मनी बिल की तरह ही चलता है, दो चीज़ इसका सिमिलर है, एक तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए पहले, और दूसरा बात दो लोकसभा में भी, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये सिमिलरिटी है मनी बिल और फाइनेंस बिल में, ठीक है। दोनों प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आएगा और कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 108 में, इस बात को याद रखिएगा। द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही है, हाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन हिज एब्सेंस, क्या ये सही है। बोल रहा है अगर ज्वाइंट सिटिंग हो रहा है, ये ज्वाइंट सिटिंग है मान लीजिए, ज्वाइंट सिटिंग, तो इसमें क्या चेयरमैन, इसको चेयर कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लेकिन ये एब्सेंट हो गए तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जबकि यहाँ लिखा गया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नहीं ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे तो कौन प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सिटिंग को, लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सिटिंग को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही था। कोरम टू कंस्टिट्यूट ए ज्वाइंट सिटिंग इज 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, ये सही है, ये भी गलत है। कोरम क्या होता है, जो मिनिमम कितना स्ट्रेंथ चाहिए किसी भी मीटिंग को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए कितना चाहिए, 1/10 चाहिए, 1/10 लोग आएगा तभी ज्वाइंट सिटिंग होगा, ठीक है। मेंबर दोनों हाउस का मिला के 1/10 होगा तभी ज्वाइंट सिटिंग हो पाएगा, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है, यहाँ 1/6 लिखा हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। पूछ रहा है इसमें से लोकसभा का कौन सा एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ठीक है। रिजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ये है, हाँ बिल्कुल है। अगर नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है तो ये लोकसभा से ही सिर्फ पास किया, रिजोल्यूशन पास करा के हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।
पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ये भी डिमांड फॉर ग्रांट पे जो वोट करते हैं ये भी लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये आइदर लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रेसिडेंट का रिमूवल का रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। पूछ रहा था कौन सा एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा का, सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द डिसेंडिंग नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब बोल रहा है जो स्टेट दिया हुआ है इसमें राज्यसभा का सीट कितना है किस स्टेट में, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बिहार। बिहार में कितना सीट है राज्यसभा का? 16 है। तमिलनाडु में 18 है। महाराष्ट्र में 19 है, ठीक है। कर्नाटका में 12 है, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? महाराष्ट्र के पास, तो 3 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु के पास है 2 हो जाएगा। उसके बाद बिहार के पास है 1 हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटका के पास है 3 2 1 4, इसका आंसर ये हो जाएगा। मैक्सिमम राज्यसभा सीट किस स्टेट के पास है? मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के पास कितना है? 31 है, ठीक है। 60 और एक स्टेट के पास है राज्यसभा सीट, वेस्ट बंगाल के पास, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The office of the leader of the house is mentioned in the constitution while the leader of opposition is not mentioned in the constitution, ये सही है? नहीं, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, रूल्स ऑफ हाउस जो है ना उसमें मेंशन किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया ऐसा कुछ ऑफिस लीडर ऑफ हाउस का कंसेप्ट, ठीक है। रूल्स ऑफ हाउस में है, ठीक है। द ऑफिस ऑफ व्हिप इज मेंशनड नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस नॉट इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, सही है? हाँ, ये सही है। व्हिप का कंसेप्ट कहीं नहीं मेंशन किया गया, ये कन्वेंशन से चलता आया है, ठीक है। कन्वेंशन से कि व्हिप क्या होता है, हर पार्टी एक व्हिप का पोस्ट क्रिएट करता है, और व्हिप क्या करता है? व्हिप के डायरेक्शन पे ही पार्टी का वोटिंग होता है। अगर व्हिप जो जिसको बोलेगा वोट करने के लिए उसको वोट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। पूछ रहा था कौन सा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया हुआ, whenever he is appointed as a member of parliamentary committee he automatically become its chairman, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है, अगर उसका मेंबर इसको बनाया जाएगा डिप्टी स्पीकर का, तो क्या होगा? उसका चेयरमैन ही होगा, ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ हिज इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, क्या ऐसे? ये नहीं, ये गलत है। प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे क्या होगा? स्पीकर फिक्स करता है। डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसका डेट स्पीकर फिक्स करता है। ही इज सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, सही है? नहीं, ये भी गलत है। ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। सबऑर्डिनेट नहीं होता है ये स्पीकर के, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो सिर्फ ओनली 1 सही हो जाएगा, इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसीडर द फॉलोइंग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये सही है? नहीं, गलत है। ओनली दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होगा, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। कलेक्टिवली कहाँ है? लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअली कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? इंडिविजुअली प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है? हाँ, ये भी सही है। पहला गलत था, ये सही है, ठीक है। इंडिया में क्या है, मिनिस्टर्स क्या होता है? लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में अगर किंग कोई भी ऑर्डर ला रहा है, किंग कोई भी ऑर्डर ला रहा है, तो उसको काउंटर साइन किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। काउंटर साइंड बाय मिनिस्टर। और अगर उसका कोई वायलेशन होता है, कुछ गलत होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कोर्ट में भी, ठीक है। कहाँ? ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं होता है ऐसा, ठीक है।
थर्ड देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजंस एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। सही है, ये भी सही है। जो एवरी मिनिस्टर को क्या है, कैबिनेट डिसीजन के साथ खड़ा रहना पड़ता है, जो भी मिनिस्टर्स है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल्स फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक एज पर टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। बोल रहा जो रैंकिंग होता है इंडिया में पोस्ट का, डिफरेंट पोस्ट का, उसमें बोल रहा है हाई से लो की तरफ सजाना है आपको, ठीक है। तो आप एक रैंकिंग याद रखिए, सबसे टॉप रैंक है, फर्स्ट पे कौन होता है इंडिया में, प्रेसिडेंट होता है, सेकेंड में वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड में प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ में गवर्नर ऑफ स्टेट, फाइव में कौन है, फाइव में है फॉर्मर प्रेसिडेंट, अगर 5A भी एक क्रिएट किया गया, इसमें डिप्टी पीएम को दिया गया, ठीक है। 6 में कौन होगा, CJI होता है और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और 7 में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, CM होते हैं, LOP होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। फॉर्मर PM होते हैं 7 नंबर में, ठीक है। अब पूछ रहा है अरेंज करना है इसमें से, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर है 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, गवर्नर कहाँ है, 1 के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ है, 2 पे है, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे नीचे है, 4 हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, C आंसर हो जाएगा सही इसका, ठीक है। समझ गए, ये जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है इसको याद रखिएगा, 7 तक इंपॉर्टेंट है, 1 से 7 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सही है, नहीं गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था क्या, राज्यसभा का टर्म फिक्स करने के लिए, और RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 1951 के तहत कितना फिक्स किया गया राज्यसभा का, 6 ईयर का टर्म, ठीक है, RPA के द्वारा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया गया था पार्लियामेंट फिक्स करेगा, और पार्लियामेंट RPA एक्ट लाया 1951 का, और टर्म 6 ईयर फिक्स किया गया राज्यसभा का, ठीक है। ओनली द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा। ये सही है, नहीं ये गलत है, ये भी गलत था। यहाँ पे क्या है, जो डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा होता है, लोकसभा को कौन डिजॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट भी कर सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 एंड नॉट 2। पूछ रहा था कौन सा करेक्ट है, ना 1 सही है ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। The Attorney General of India has the right to speak and take part in proceedings of either house or any joint sitting of both houses। सही है, हाँ ये है सही है। अटॉर्नी जनरल क्या हो सकता है, किसी भी हाउस में बैठ सकता है प्रोसीडिंग्स में, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं होता है अटॉर्नी जनरल को, लेकिन किसी भी हाउस में जाके वो बैठ सकते हैं, ठीक है। ए मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी हाउस। क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। सबसे पहली बात, अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो मिनिस्टर बन सकता है, हाँ 6 मंथ तक मिनिस्टर बना रह सकता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। 6 मंथ के अंदर उसको क्या होगा, किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या है, मिनिस्टर जो है अगर लोकसभा के हैं तो क्या वो राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में ही हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है। सिमिलरली अगर राज्यसभा के मिनिस्टर्स हैं तो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर्स दोनों हाउस के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से पूछ रहा था करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट क्या है, A ओनली हो जाएगा, सिर्फ पहला सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या सही है, हाँ ये सही है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। लेकिन क्या प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है, नहीं, जब तक मेजोरिटी है लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर का तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, ठीक है। द सैलरी एंड अलाउंसेज आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये सही है, नहीं ये गलत है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है प्रेसिडेंट का सैलरी, ठीक है, पार्लियामेंट। तो दूसरा गलत हो गया। द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सही है, ये सही है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अभी सर्विंग है, सीट पे ही है,
और डेथ हो जाता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, पूछ रहा था इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो 1 और 3 सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स लैप्सेज ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। बोल रहा है अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाए बीच में तो इनमें से कौन कौन सा बिल लैप्स हो जाएगा। ए बिल, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी बिल है, इसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट याद रखिए, कोई भी बिल है अगर वो लोकसभा को टच कर दे रहा है, ठीक है, लोकसभा को टच कर रहा है और प्रेसिडेंट को टच नहीं कर रहा है तो लैप्स कर जाएगा। अगर लोकसभा को टच कर दिया तो प्रेसिडेंट को टच और प्रेसिडेंट को भी टच कर दिया तो लैप्स नहीं करेगा। इतना कंसेप्ट याद रखिए, अगर लोकसभा को टच कर दिया और प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचा तो लैप्स कर जाएगा। लोकसभा को टच कर दिया और प्रेसिडेंट को भी टच कर दिया तो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ए बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा। तो क्या बिल प्रेसिडेंट तक गया है? नहीं गया है। लोकसभा में गया है लेकिन प्रेसिडेंट तक नहीं गया तो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये लैप्स हो जाएगा। ए बिल पास बाय बोथ द हाउसेज बट पेंडिंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ये लैप्स करेगा? नहीं, नॉट लैप्स करेगा। क्यों? क्योंकि ये पास तो हो गया और प्रेसिडेंट के पास अभी असेंट के लिए प्रेसिडेंट को भी टच कर चुका है तो ये लैप्स नहीं करेगा। ये बिल पेंडिंग इन दी राज्यसभा नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। देखिए, ये राज्यसभा में ही पेंडिंग है, अभी तो लोकसभा को टच ही नहीं किया है तो ये भी नहीं लैप्स करेगा। ठीक है, अगर लोकसभा को टच कर देता है इसमें तो लैप्स होता है। तो पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग बिल लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 ओनली, सिर्फ पहला लैप्स करेगा, ए 1 ओनली। ठीक है, समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट है, अगर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट 3 जगह जाता है बिल, अगर लोकसभा को टच कर दिया, ठीक है, राज्यसभा को करे नहीं करे और प्रेसिडेंट को नहीं किया है टच, ये लैप्स कर जाएगा। लोकसभा को टच किया तो उसको कौन ही बचा सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी टच कर दिया तो नॉट लैप्स। ठीक है, और एक बिल मान लीजिए राज्यसभा में है, लोकसभा को टच ही नहीं किया है, अभी प्रेसिडेंट तक तो नहीं गया, लोक राज्यसभा में ही है, तो क्या होगा? तो भी नहीं लैप्स करेगा क्योंकि लोकसभा में नहीं गया है, नॉट लैप्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी चूजन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कैंडिडेट contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an electoral in that particular state। अगर कोई मेंबर है वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, फॉर एग्जांपल बिहार से राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, तो क्या जरूरी हो बिहार में ही एज इलेक्टोरल हो? नहीं, ये गलत है। वो किसी भी स्टेट के वोटर लिस्ट में इलेक्टोरल हो सकता है राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए। जो मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे वो राज्यसभा मेंबर थे, पता है कहाँ से? असम से थे, लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम असम में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का वो इलेक्टोरल हो सकते हैं राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, ए पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट फ्रॉम ए सीट नॉट रिजर्व फॉर देम। ये सही है, बिल्कुल सही है। पहला गलत था, दूसरा सही है। अगर अगर रिजर्व सीट है तब तो एससी और एसटी जिसके लिए रिजर्व है वो तो खड़ा ही, वो सिर्फ वही खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीट रिजर्व नहीं है तो उस पर कोई भी खड़ा हो सकता है, वो एससी का भी मेंबर हो, चाहे एसटी का मेंबर हो, चाहे ओमेन हो, कोई भी खड़ा हो सकता है जो सीट रिजर्व नहीं है। ठीक है, वो ओपन होता है सबके लिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कंडीशन द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। 3 लिस्ट दिया हुआ है हमारे शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट पे किसको लॉ बनाने का पावर है? स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेज ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। इसमें से पूछ रहा है, इसमें से कौन कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेज या कंडीशन आता है, स्पेशल कंडीशन, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या है, स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है। ठीक है, पहला है इन द नेशनल इंटरेस्ट बैक बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। सही है, हाँ, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो क्या होगा? स्टेट लिस्ट पे यूनियन अपना लॉ बना सकता है। ठीक है, व्हेन 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट, हाँ, अगर 2 या उससे ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए स्टेट पे तो भी बना सकता है, ये भी सही है। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, ये भी सही है, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ट्रीटी साइन करना है।
व्हेन ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। ये सही है? नहीं, गलत है। ये एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, डी 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ, देखते हैं। द ऑफिस ऑफ एलओपी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये सही है? नहीं, गलत है। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एलओपी ऑफ द हाउस। सही है? हाँ, ये टोटल अगर 543 सीट है लोकसभा में, तो एलओपी होने के लिए कितना 1/10 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को, तो ही एलओपी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। जो 2019 इलेक्शन था उसमें एलओपी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को इतना, किसी भी पार्टी को जो 1/10 सीट नहीं आया था, ठीक है। सिर्फ बीजेपी को आया था जो रूलिंग पार्टी थी, ठीक है। तो एलओपी रिकॉग्नाइज होने के लिए कितना 1/10 सीट चाहिए, ठीक है। द एलओपी इज ऑल्सो इंटाइटल टू द सैलरी अलाउंसेज एंड अदर फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ये सही है? ये सही है, ठीक है। ये भी सही था, तो 2 एंड 3 हो जाएगा इसका, सही है। 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं एलओपी, ठीक है। अभी एलओपी कौन है? राहुल गांधी है। जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस क्या 99 सीट्स लाया था। इसके कारण क्या, ये तो 110 से ज़्यादा है, इसलिए राहुल गांधी क्या है, लार्जेस्ट पार्टी जो होता है उसी का लीडर को क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।